नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रामावतार साहू आरजीसी ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग क्लासेस में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। आप अभी तक 2015, 2016, 2017 के जेट के पुराने पेपरों का सॉल्यूशन देख चुके हैं और आज आपको हम 2018 का जो जेट का पेपर है उसका सॉल्यूशन दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है बेटा हमारे सामने कि प्रताप कौन सा है अपने सामने? प्रताप, अर्थात जो हमारे सामने वैरायटी है प्रताप, इस प्रताप का दूसरा नाम क्या है? C50 किस्म है। तो किसकी किस्म है? सबसे पहले अपन देखें ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट है मूंगफली, ऑप्शन नंबर बी तिल, ऑप्शन नंबर सी मूंग, ऑप्शन नंबर जो 4 द है वो है धान। तो प्रताप को हम किसके नाम से भी जानते हैं? C50 के नाम से भी जानते हैं। और ये किसकी वैरायटी है बेटा? तिल की। अर्थात हमारा जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा? बी होगा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा भी जाता है। निम्न में से कौन सी दलहनी, सबसे पहले इस चीज़ को चेक करें कि निम्न में से दलहनी की बात कर रहा है और दलहनी फसल नहीं है, और दूसरी बात कर रहा है नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि दलहनी फसल कौन सी होती है, उसको कैसे आइडेंटिफाई करें। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि दलहनी फसल वे फसलें होती हैं जो लेग्यूमिनेसी, कौन सा बेटा? लेग्यूमिनेसी, जो फैमिली से जो रिलेटेड हैं, ये सभी प्रकार की जो फसलें होती हैं ये किसके अंतर्गत मानी जाती है? दलहनी फसलों के अंतर्गत मानी जाती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि दलहनी फसल कौन सी होती है। ऐसी फसलें जो किस फैमिली के अंतर्गत आती है? लेग्यूमिनेसी। किसके अंतर्गत आती है? लेग्यूमिनेसी। लेग्यूमिनेसी के अंतर्गत वो फसलें क्या कहलाएगी? दलहनी। अब आप चेक करें कौन सी इसमें दलहनी है, कौन सी दलहनी नहीं है। तो अरहर है, ये किससे बिलोंग करता है? कौन सी फैमिली है? लेग्यूमिनेसी, इसका मतलब ये दलहनी है। उड़द है, कौन सी फैमिली है? लेग्यूमिनेसी, इसका मतलब ये भी दलहनी है। सोयाबीन कौन सी फैमिली का है बेटा? लेग्यूमिनेसी। ठीक है, तो ये भी कौन सी है? दलहनी है। और अगला अपने पास में है जवार। जवार कौन सा है बेटा? दलहनी नहीं है, क्या है? ग्रैमीनी। क्या है ये? ग्रैमीनी। ये कौन सी फैमिली का है? ग्रैमीनी। अब जब ग्रैमीनी का है तो ये किसके अंतर्गत नहीं आएगा? दलहनी का। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? वो होगा द, अर्थात ज्वार होगा। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 3, पेंडामेथेजोलिन है का उपयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पेंडामेथलिन एक वीडीसाइड है। क्या है बेटा? वीडीसाइड, खरपतवारनाशी है, का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखें, पहला ऑप्शन निर्गमन पूर्व, निगमनोत्तर, प्रारंभिक निगमोत्तर और निगमोत्तर देरी से। ठीक है, तो आपने जो ऑप्शन पढ़े तो ध्यान रखें, पेंडामेथलिन जो हर्बिसाइड है ये निगमन पूर्व अर्थात प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड। तो पेंडामेथलिन बेटा क्या है? जब आप क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है, जब वीडीसाइड का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो वो 4 पार्ट आप इसमें पढ़ेंगे और उसमें जो 4 पार्ट हैं उनमें जो पेंडामेथलिन का जो यूज करते हैं वो कब करते हैं? प्री इमर्जेंस स्टेज अर्थात निर्गमन पूर्व अवस्था पर इसका उपयोग किया जाता है। कौन से वीडीसाइड का? पेंडामेथलिन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा चौथे नंबर का क्वेश्चन है, मोथे का प्रवर्धन होता है। किसका प्रवर्धन? मोथा। मोथा क्या है बेटा? ये एक वीड्स है, खरपतवार है। मोथा क्या है? खरपतवार। ठीक है, और जो ये खरपतवार है इस खरपतवार का प्रवर्धन किसके द्वारा? प्रवर्धन का मतलब प्रोपोगेशन किसके द्वारा होता है? तो ध्यान रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है। ठीक है, जो मोथा का प्रवर्धन बीज के द्वारा, ठीक है, लेकिन इसमें प्रवर्धन की बात कर रहा है तो बीज के द्वारा नहीं होता है, तने का नहीं होता है, पत्ती नहीं होता है, किसके द्वारा होता है? प्रकंद। अर्थात मोथे का जो प्रवर्धन है प्रकंद अर्थात ट्यूबर के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ट्यूबर। तो अपना राइट आंसर हमारे पास में क्या होगा? वो होगा डी, अर्थात प्रकंद के द्वारा किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन हमारा है
फिफ्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में कब हुई? ध्यान रखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब एनसीईआरटी की बुक चलती थी जो जिसमें केवल एक ही एग्रीकल्चर सब्जेक्ट होता था, उसका पहला ही चैप्टर में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन उसी चैप्टर से क्वेश्चन है, फिफ्स प्रयोगशाला की स्थापना बिहार में सबसे पहले कब हुई? तो कब हुई बेटा? 1905 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रहना चाहिए कि फिफ्स जो प्रयोगशाला है उसकी स्थापना कब हुई? 1905। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? 1905। अगला जो क्वेश्चन है बेटा, तिल फसल किस कुल से संबंधित है? ठीक है, जो तिल है ये किस कुल अर्थात कौन सी फैमिली, किस फैमिली से बिलोंग करती है, संबंधित है? सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्शन पे आकर के, सबसे पहले हैं एस्टेरेसी। क्या है बेटा? एस्टेरेसी। ध्यान रखना, आजकल बहुत सी ऐसी फैमिली हैं जिनका नया नाम भी आ चुका है। तो एस्टेरेसी जो फैमिली है ये कौन सी फैमिली? इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? इसका दूसरा नाम है कंपोजिटी। क्या है बेटा? कंपोजिटी। क्या है बेटा? कंपोजिटी। एस्टेरेसी का दूसरा नाम क्या है? कंपोजिटी। इसके अंतर्गत अब आपको पता होगा कौन कौन से आते हैं। इसके अंतर्गत बेटा एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सूरजमुखी। कौन सा है? सूरजमुखी। सूरजमुखी किसके अंतर्गत आता है? कंपोजिटिया एस्टेरेसी, ठीक है। इसके अलावा और कौन सा आता है? कुसुम। कौन सा आता है? कुसुम, सैफ्लावर, ये भी इसी के अंतर्गत माना जाता है। तो ध्यान रखें, एस्टेरेसी के अंतर्गत एस्टेरेसी का जो नाम है, नया नाम है, वो क्या है? कंपोजिटी, ठीक है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? सूरजमुखी है और कौन सा है? कुसुम है। ये किसके अंतर्गत आते हैं? एस्टेरेसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है U4BAC, ठीक है। कौन सा है? U4BAC। इसके अंतर्गत भी तिल नहीं आता। डी ऑप्शन कौन सा है? पेडेलिएसी, बिल्कुल सही। पेडेलिएसी के अंतर्गत कौन सी आती है? तिल। फैबेसी, अगला ऑप्शन फैबेसी। फैबेसी का नया नाम क्या है बेटा? आपने देखा होगा, लेग्यूमिनेसी को ही अपन क्या बोलते हैं? फैबेसी। जितनी भी दलहनी फसल है वो लेग्यूमिनेसी या फैबेसी के अंतर्गत मानी जाती है। तो तिल कौन सी फैमिली का है? पेडेलिएसी। अर्थात राइट आंसर हमारा क्या होगा? से, अर्थात पेडेलिएसी। अगला जो क्वेश्चन है हमारा बेटा, संकर मक्का की बीज दर है किसकी बेटा? संकर मक्का की बीज दर है। पहला 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर, बी ऑप्शन 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर, सी ऑप्शन 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर और डी ऑप्शन 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर। तो ध्यान रखें, जो मक्का है, अब ध्यान रखना, इन्होंने जो मक्का जो लिखी है उस मक्का का नाम दिया है। पहले कौन सी मक्का का नाम लिया है? संकर मक्का का नाम लिया है। किसका लिया है? संकर मक्का। आपने इसके अलावा एक और देखी होगी बेटा, संकुल मक्का, नाम सुना होगा। कौन सी मक्का? संकुल मक्का। आपको मैं दोनों का एक साथ बता देता हूँ। जो संकुल मक्का है अर्थात जो कंपोजिट जो मेज है, ठीक है, उस कंपोजिट मेज की जो सीड रेट होती है वो 15 से 20 किलोग्राम होती है। कितनी होती है? 15 से लेकर के 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर। ये किसकी होती है बेटा? संकुल अर्थात कंपोजिट जो मेज होती है। अपन से पूछा क्या है? संकर अर्थात जो हाइब्रिड है। कौन सी है बेटा? हाइब्रिड। जो संकर जो मक्का है, इस संकर मक्का की जो बीज दर होगी, ये बीज दर कितनी होती है बेटा? संकर मक्का की बीज दर होती है 20 से लेकर के कौन सी? 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर। 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर। तो विशेष ध्यान रखें, दोनों चीज़ याद रखें। संकुल मक्का की पूछता है तो 15 से 20 किलोग्राम है, और यदि हाइब्रिड की पूछता है तो 20 से कितना है? 25 किलोग्राम है। यदि आप इस मक्का का उपयोग फॉरेज अर्थात फॉरेज का से तात्पर्य है चारे के लिए आप करते हैं। किसके यूज करते हैं? चारे के लिए यदि आप इसको बोते हैं तो फिर सीड रेट फिर चेंज हो जाएगी। ध्यान रखना, जैसे शंकर की पूछा है तो हो सकता है वो चारे के लिए भी आपसे पूछा जा सके, तो उसकी जगह फिर सीड रेट हो जाएगी, वो होगी 40 से 45 किलोग्राम प्रति हेक्टर। तो ये किसके लिए बीज दर है?
ये चारे के लिए। तो ध्यान रखें संकुल मक्का की कितनी होगी 15 से 20 किलोग्राम, संकुल मक्का 15 से 20 किलोग्राम, संकर मक्का 20 से 25 किलोग्राम। और फॉरेज चारे के लिए यदि आप इसको बोते हैं तो फिर सीड रेट आपको कितनी रखनी पड़ेगी 40 से 45 किलोग्राम। तो हमारे यहाँ राइट आंसर क्या होगा बेटा 100, अर्थात 20 से 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर। ये किसकी बीज दर है संकर मक्का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हमारे पास में है जिप्सम में कैल्शियम कितने प्रतिशत होता है। ठीक है, जिप्सम में कैल्शियम अर्थात Ca। ध्यान रखें ये क्वेश्चन BHU में 2 बार आ भी चुका है, जेट में आ चुका है, साथ में BHU में भी ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, इसलिए विशेष ध्यान रखें। जिप्सम में कैल्शियम की जो मात्रा होती है बेटा, बिल्कुल रटने का क्वेश्चन है, आपको रटना भी याद रखना भी पड़ेगा। कितनी होती है 29.2% होती है। कितनी परसेंट होती है 29.2% होती है। ठीक है, किसमें जिप्सम में कैल्शियम की मात्रा 29.2, अर्थात राइट आंसर हमारा क्या होगा ए 29.2। अगला जो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था कौन सी है। जो गेहूं है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था, आपने विशेष रूप से जो गेहूं पढ़ा है, गेहूं में विभिन्न प्रकार की स्टेज पर अलग अलग जगह पर हम पानी देते हैं, लगभग 8 इरिगेशन करते हैं। कितनी सिंचाई करते हैं 8। अब इनमें से कौन सी अवस्था है जो सबसे इम्पोर्टेंट अवस्था मानी जाती है, जो गेहूं में सबसे महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है। देखो बेटा आपने उस चीज़ को पढ़ा होगा, वो अवस्था है कौन सी अवस्था है बेटा CRI, क्राउन रूट इनिटिएशन, अर्थात शीर्ष जड़ जमने पर या शीर्ष जड़ फुटान अवस्था, अर्थात कौन सा ऑप्शन है बी ऑप्शन, अर्थात बी ऑप्शन शीर्ष जड़ फुटान को अपन क्या बोलेंगे CRI। विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो ये CRI शब्द है वीट के लिए, विशेष ध्यान रखें जो वीट के लिए CRI जो शब्द यूज किया है वो BC भारद्वाज नामक वैज्ञानिक ने किया है। किसने किया बेटा BC भारद्वाज नामक वैज्ञानिक ने किया है। तो ध्यान रखें CRI जो शब्द है, इस शब्द का यूज किस वैज्ञानिक ने किया BC भारद्वाज, और ये गेहूं की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था मानी जाती है, इसलिए राइट आंसर हमारा क्या होगा बेटा बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है 10वें नंबर का, जस्ते की कमी से खैरा जो रोग बीमारी है वो किस फसल में होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अधिकांशतः पूछा जाता है। जस्ता अर्थात ZN की कमी से खैरा डिजीज किस फसल में होती है। आपको फसल का नाम बताना है कि ये बीमारी किस में होती है। मक्का नहीं होती, सोयाबीन में नहीं होती, बिल्कुल किस में होती है बेटा धान, अर्थात तो पैडी। क्या है बेटा पैडी, जो राइस पैडी है उसमें जिंक की कमी से कौन सा रोग हो जाता है खैरा रोग होता है। तो आंसर हमारे पास में क्या होगा सी, अर्थात धान आंसर होगा। तो खैरा रोग किस में होता है धान में, किसकी कमी से होता है जिंक की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गंगा 2 किस में है। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 2015 में भी आपको ये क्वेश्चन मैंने समझाया था। गंगा 2 किसकी वैरायटी है बेटा मक्का की, बिल्कुल सही है। कौन सा आंसर मक्का, अर्थात इसका पहला ऑप्शन ही क्या है सही है। तो गंगा 2 किसकी वैरायटी है मक्का की वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है, सूरजमुखी के बीज में तेल की कितनी मात्रा होती है। ध्यान रखें किसका पूछा है सूरजमुखी अर्थात सनफ्लावर में तेल की किसकी मात्रा पूछी है, ऑयल परसेंट कितना होता है। ध्यान रखना सूरजमुखी में तेल की जो मात्रा होती है वो 40 से लेकर के कितनी होती है बेटा 45% होती है। कितनी होती है 40 से 45। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा, वो राइट आंसर होगा बी, अर्थात 40 से 45%। अगला जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क खेती की जाती है। ध्यान रखें ड्राई फार्मिंग की बात कर रहे हैं, शुष्क खेती की जाती है जहां पर वार्षिक एनुअल रेनफॉल वार्षिक वर्षा होती है। ध्यान रखें जो इस तरह की जो कंडीशन है कि वर्षा के आधार पर जो एनुअल रेनफॉल है उसके आधार पर जो अपन ने खेती का निर्धारण कर रखा है, तो ये विशेष ध्यान रखें
तीन प्रकार के शब्द हम यूज करते हैं। एक जिसको अपन कहते हैं शुष्क खेती, क्या बोलते हैं बेटा? शुष्क खेती, अर्थात ड्राई फार्मिंग। सबसे पहला शब्द मैंने कौन सा लिखा? शुष्क खेती। दूसरा शब्द हमारे पास में आता है वो है बारानी खेती। कौन सा है बेटा? बारानी खेती। और एक शब्द आपने सुना होगा वो है सिंचित खेती। कौन सा है? सिंचित खेती। कौन सा है? सिंचित खेती। आपने इन तीनों शब्दों को पढ़ा होगा साथ में। जब आपने शुष्क खेती को यदि आपने अध्ययन किया है तो इसके साथ में इन तीनों शब्दों का भी आपने यूज किया होगा। अब देखें, ऑप्शन के आधार पर 1000 mm, 750 से 1000 mm से कम, 750 mm से कम, 750 mm से अधिक। अब इसका एक्चुअल जो मैं आपको है वो बताता हूँ कि एक्चुअल क्या है। जो शुष्क खेती है, कौन सी बेटा? शुष्क खेती, ठीक है। शुष्क खेती 0 से लेकर के 300 या 30 सेंटीमीटर या 300 mm, ध्यान रखें सेंटीमीटर में बोलेंगे तो इसको कितना बोलेंगे? 30 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ तक जो एनुअल रेनफॉल है, ये एनुअल रेनफॉल के अंतर्गत कौन सी ड्राई फार्मिंग की जाती है, ठीक है। बारानी खेती की बात करें बेटा तो हाँ बेटा 30 से लेकर के 100, 30 से लेकर कितना? 100 जो सेंटीमीटर जो वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में जो कृषि की जाती है वो बारानी कृषि होती है। और सिंचित खेती जहाँ होती है जहाँ 100 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। तो ध्यान रखना, एक्चुअल जो रेनफॉल है वो ये है कि जो ड्राई फार्मिंग है 0 से 30 सेंटीमीटर या 300 mm तक, बारानी खेती 30 से लेकर 100 सेंटीमीटर और सिंचित खेती 300 सेंटीमीटर। अब अपन क्वेश्चन पे आते हैं। बात कर रहा है शुष्क खेती। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? शुष्क खेती। अब शुष्क खेती के मैंने आपको बताया कि 0 से 30 सेंटीमीटर, लेकिन आपको ऑप्शन में कहीं भी नज़र नहीं आ रहा है। ऑप्शन में नज़र आपको जो आ रहा है ये 1000 से ज़्यादा, ये तो अलग से हो गया। 100 सेंटीमीटर से अधिक किसकी बात करें तो किसके अंतर्गत आ गया? सिंचित खेती के अंतर्गत। तो पहला ऑप्शन तो हमारे पास ऑटोमेटिक क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं, 750 mm से 1000, ठीक है। तो 750 से 1000 अपने पास कोई रेंज नहीं है, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन भी हमारे पास क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन की बात करते हैं, 750 mm से कम, विशेष ध्यान रखें, दो शब्द अपने पास में। तीसरा ऑप्शन 750 mm से क्या है? कम। और जो लास्ट ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, ये 750 mm से क्या होगा? अधिक। अब ध्यान रखें, मैंने दो शब्द यूज किए हैं, शुष्क खेती यहाँ तक 30 सेंटीमीटर, बारानी खेती कहाँ तक? 100 सेंटीमीटर, अर्थात इससे कम होना चाहिए, ठीक है। इन दोनों को इन्होंने किसके अंतर्गत माना है? शुष्क खेती के अंतर्गत माना है, ठीक है। तो इससे कम अर्थात 100 से कम तो किस रेंज में आ जाएगा? अर्थात तो तीसरा ऑप्शन हमारा सही होगा, 750 mm से क्या होगा? कम। तो इस तरह की यदि फिर भी आपको एक्चुअल जो याद रखना है वो एक्चुअल ये है, ड्राई फॉर शुष्क खेती 0 से 30 सेंटीमीटर, बारानी खेती 30 से 100 सेंटीमीटर और सिंचित खेती 100 सेंटीमीटर से अधिक, ठीक है। तो इस तरह की जो खेती है ये 3 प्रकार की आपने खेती। अगला हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, इसबगोल का वानस्पतिक नाम है, ठीक है। इसबगोल का वानस्पतिक नाम है, बॉटनिकल नेम ऑफ इसबगोल। सबसे पहले एकेंसिया, एकेंसिया होता है, एकेंसिया अंगस्टिफोलिया। बेटा ये जो बॉटनिकल नाम है, ये बॉटनिकल नाम किसका है बताएं? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी गुड, अरबी का है। किसका है बेटा? अरबी का है, ठीक है। दूसरा प्लांटेगो ओवेटा, ये किसका बॉटनिकल नाम है? ये पता लग गया होगा, ये इसबगोल का बॉटनिकल नाम है। किसका? इसबगोल। तो आपका राइट आंसर भी क्या होगा? इसबगोल, अर्थात ब ऑप्शन आपका क्या होगा? सही होगा। लेकिन इसके साथ में दो अपने पास में और उनका भी हम देख लेते हैं। क्लोरोफिटम बोरीविलियनम, ये किसका बॉटनिकल नाम है बेटा? ये सफ़ेद मूसली का बॉटनिकल नाम है। किसका नाम है? सफ़ेद मूसली, सफ़ेद मूसली का बॉटनिकल नाम है, ठीक है। तो सफ़ेद मूसली का जो बॉटनिकल नाम है वो क्या है? क्लोरोफिटम बोरीविलियनम। ध्यान रखें,
आज उसने इसबगोल का पूछा है, अगले नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है इसका सफ़ेद मूसली का पूछ ले, अरवी का पूछ ले। एक और ऑप्शन हमारे पास है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया, ये किसका है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा भी वर्तमान में प्रचलन में है गिलोय। क्या है बेटा, गिलोय। तो गिलोय का जो बॉटनिकल नाम है वो क्या है, टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। तो ध्यान रखें हमारा आंसर किसके अनुसार है, इसबगोल। तो इसबगोल का बॉटनिकल नाम क्या होगा, प्लांटेगो ओवेटा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये रहेगा बेटा, सुपर गुलाब रोज की प्रजाति है, यह किस वर्ग से संबंधित है। ठीक है, जो रोज है उस रोज की वैरायटियों को विभिन्न प्रकार के ग्रुप में बांटा गया है। हाइब्रिड टी है, फ्लोरोबंडा है, पॉलीएंथी है, पॉलीएमिनी है और इसके साथ में मिनिएचर है। ये अलग अलग ग्रुप में हमने इसमें गुलाब की जो किस्में हैं उनको बांटा गया है। तो ध्यान रखें सुपरस्टार जो वैरायटी है गुलाब की, ये किस वर्ग अर्थात किस ग्रुप की वैरायटी है, ये हाइब्रिड टी अर्थात जो हाइब्रिड टी रोज है उसकी ग्रुप में कौन सी वैरायटी है बेटा, सुपर स्टार, जो किसकी वैरायटी है, गुलाब की। ये विशेष ध्यान रखें जो हाइब्रिड टी है, इसकी और आपको मैं डिटेल बता देता हूँ कि जो हाइब्रिड टी जो गुलाब की जो वैरायटी है, ये वैरायटी हाइब्रिड परपीचुएला तथा हाइब्रिड परपीचुएला तथा चीनी टी रोज के संकरण से विकसित की गई है। विशेष ध्यान रखें अधिकांशतः पूछा जाता है। जो हाइब्रिड टी है जो ये ग्रुप बना है, ठीक है, ये किसके संकरण से, कौन सी वैरायटी के संकरण से बना है, हाइब्रिड परपीचुएला तथा चीनी टी रोज के संकरण से क्या बनाया, हाइब्रिड टी, अर्थात क्या बना, हाइब्रिड टी रोज। तो ध्यान रखें सुपरस्टार किसकी वैरायटी है, हाइब्रिड टी की वैरायटी है। तो आंसर भी हमारे पास क्या होगा, ए आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में है क्षारीय मृदा, कौन सी मृदा बेटा, क्षारीय मृदा, ठीक है, का सुधार निम्न में से किसके प्रयोग से किया जाता है। क्षारीय मृदा अर्थात कौन सी मृदा, एल्काइन सॉइल, कौन सी सॉइल, एल्काइन सॉइल, ठीक है, या सैलाइन एल्काइन सॉइल, ठीक है। क्षारीय मृदा की बात कर रहा है, सुधार प्रयोग किया जाता है अर्थात इस मृदा को रिकम्बिनेशन के लिए, सुधार के लिए हम किस रसायन का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखें आपने दो प्रकार की मृदा पढ़ी होगी, एक आपने मृदा पढ़ी होगी अम्लीय मृदा, कौन सी मृदा बेटा, अम्लीय मृदा, ठीक है, एसिडिक सॉइल, और दूसरी आपने मृदा पढ़ी होगी लवणीय क्षारीय मृदा, कौन सी पढ़ी होगी बेटा, लवणीय क्षारीय मृदा। ये जो दोनों मृदाएं हैं, ये दोनों मृदाएं प्रॉब्लमेटिक सॉइल अर्थात समस्याग्रस्त मृदाएं मानी जाती है। क्या मानी जाती है, समस्याग्रस्त मृदाएं मानी जाती है, जिनमें आसानी से कृषि क्रिया करना संभव नहीं है। पहले इनको हम क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा, रिकम्बिनेशन करना पड़ेगा, उसी के पश्चात में हम इसमें कृषि क्रिया कर सकते हैं। तो ध्यान रखें लवणीय जो मृदा है इसके तीन पार्ट है, लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा और लवणीय क्षारीय मृदा। अम्लीय जो मृदा है, ध्यान रखें पहले अम्लीय मृदाओं को यदि आपको सुधारना है, ध्यान रखना दोनों ही समस्याग्रस्त मृदा है। आज इन्होंने क्षारीय पूछा है, कल आपको हो सकता है अम्लीय पूछा जा सके, इसलिए दोनों का ध्यान रखें। जो अम्लीय मृदा है इस मृदा को सुधारने के लिए हमें चूना पदार्थ काम में लेते हैं बेटा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, चूना पदार्थ क्या काम में लेते हैं, चूना पदार्थ अर्थात लाइमस्टोन या लाइम मटेरियल जितना भी है वो हम सुधार करने के लिए कौन सी मृदा का यूज करते हैं, अम्लीय मृदा, ठीक है। और दूसरी हमारे पास में लवणीय क्षारीय जो मृदा है इसको सुधारने के लिए बेटा हम काम में लेते हैं जिप्सम, क्या काम में लेते हैं, जिप्सम, ठीक है। ऑप्शन के आधार पे चेक करें, जिप्सम नहीं हो तो इसके स्थान पर हम क्या काम में लेते हैं, पाइराइट, क्या काम में लेते हैं बेटा, पाइराइट्स, ठीक है। तो इसको सुधारने के लिए हम दो प्रकार के रसायन काम में लेते हैं, एक तो जिप्सम है, दूसरा कौन सा है, पाइराइट। अब ऑप्शन पे चलें, क्षारीय मृदा की बात हो रही है
तो चूना तो किस में हम करते हैं बेटा, अम्लीय मृदा में। तो पहला ऑप्शन क्या है, गलत। ये उर्वरक का नाम है। दूसरा जिप्सम, राइट आंसर। और इसका हम नहीं करते, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, जिप्सम, अर्थात सी ऑप्शन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास में है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी, विषय ध्यान रखें, ऊर्जा मुद्रा क्या बोलेंगे, एनर्जी करेंसी का कौन सा तत्व है। विषय ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जो गया है। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा, ठीक है, अर्थात एनर्जी करेंसी, ठीक है, निम्न में से किस न्यूट्रिएंट्स को जाना जाता है। ध्यान रखें, किसको जाना जाता है बेटा, फॉस्फोरस को। किसको माना जाता है, फॉस्फोरस। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ बी होगा। अगला क्वेश्चन है 18, बीज के द्वारा प्रवर्धन की एक मुख्य कमी, बहुत इंपॉर्टेंट। अधिकांशतः बच्चे क्या करते हैं, हर चीज़ को रटते हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो मानसिक स्तर पर भी पूछे जाते हैं, वहाँ रटने का उसमें इतना नॉलेज, जो रटते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। तो ये इस तरह का जो सॉल्यूशन है, जो मानसिक रूप से आप जिनको यदि जो रटते नहीं है वो इस प्रकार के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा किसके द्वारा है, बीज के द्वारा, ठीक है। प्रवर्धन, प्रोपोगेशन की एक मुख्य कमी पूछिए बेटा, बीज के द्वारा प्रवर्धन की मुख्य कमी क्या है, कौन सी ऐसी कमी है। देखें, यह एक कठिन विधि है, यह एक कठिन विधि है। क्या बीज के द्वारा पौधा उगाना या लगाना कठिन विधि है, बिल्कुल नहीं है, गलत स्टेटमेंट है। वो तो बहुत आसान विधि है, बीज को लगाया और पौधा बना, तो ये तो आसान विधि है। तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास में क्या हो चुका है, गलत हो चुका है। दूसरा, नई संकर किस्में विकसित नहीं की जा सकती। जितनी भी हाइब्रिड विकसित करते हैं उसके लिए आपको मैंने बताया है कि उसके लिए आपको यदि प्लांट की अपन बात करें तो साइन स्टॉक और रूट स्टॉक की आवश्यकता होती है। तो आपको साइन स्टॉक प्राप्त करने के लिए हाइब्रिड प्लांट की आवश्यकता बनेगी, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं है नई संकर किस्म विकसित नहीं की जा सकती, बिल्कुल की जा सकती है, अर्थात दूसरा स्टेटमेंट भी यहाँ क्या है, गलत है, ठीक है। तीसरा अपन बात करें, पौधे सामान्य या कम ओजपूर्ण होते हैं, ठीक है। ये कुछ हद तक स्टेटमेंट बैठता है, लेकिन ऐसा उनको लगातार यदि अपन क्रॉस पॉलिनेशन से यदि बचा दें तो ऐसा नहीं है। वो भी जो कम ओजपूर्ण नहीं होंगे वो हमेशा उनकी ओज यथावत बनी रहेगी जितने भी हैं। ओज कम कब होगी, ओज कम तब होती है जब पौधे में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। जब क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो उसकी जो विग्योर है, सीड ओ विग्योर है, वो क्या हो जाती है, ऑटोमेटिक कम होती है, फिर उसकी उपज क्या होती है, कम। तो इसमें यदि हम सेल्फ पॉलिनेशन रोकें तो ये स्टेटमेंट भी इसका क्या नहीं है, सही नहीं है। तो अगला स्टेटमेंट, पौधे मात्र पौधे के सदृश्य नहीं होते, बिल्कुल, ये बिल्कुल राइट है। यदि आपने बार बार उसी चीज़ का यूज़ किया तो हमारे जो प्लांट जो है वो हमेशा डिफर्स की जो प्रोजनी है वो हमेशा डिफरेंट होती हुई नज़र आती है। तो हमारा राइट आंसर होगा बेटा वो कौन सा होगा, डी ऑप्शन, ठीक है। तो राइट आंसर होगा कि पौधे मात्र पौधे के सदृश्य नहीं होते। तो ये बीज के द्वारा यदि प्रवर्धन हम लगातार करते हैं तो ये समस्या हमारे सामने आ सकती है। तो राइट आंसर होगा डी। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्न में से कौन से फल में अधिक विटामिन ए होता है, ठीक है। फल की बात कर रहा है और सबसे अधिक विटामिन क्या की बात कर रहा है, ए की बात कर रहा है। देखें, विटामिन, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि विटामिन जो ए है ये कौन से फलों में होता है। आप उसको कैसे आइडेंटिफाई करें कि इस फल में विटामिन है या नहीं, ठीक है, विटामिन ए है या नहीं। तो ध्यान रखें, ऐसे फल जिनका पल्प जो गुदा है वो यदि पीले रंग का हो, कौन से रंग का बेटा, पीले रंग का हो। विशेष ध्यान रखें, यदि किसी फल में यदि विटामिन ए की आइडेंटिफाई करनी हो तो सबसे पहले इस चीज़ को देखें, जिसके फल में जो पल्प जो गुदा है वो कौन से रंग का हो, पीले रंग का। तो वो क्या माना जाता है, गुदे की बात कर रहा हूँ, उसकी स्किन की बात नहीं कर रहे, उसके अपन एपिडर्मिस की बात नहीं कर रहे, तो केवल उसकी बात हम गुदे पल्प की बात कर रहे हैं। तो पीला यदि गुदा हो तो वह फल विटामिन ए से भरपूर माना जाता है, अर्थात उसमें विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। फिर भी अधिक, अब आपने देखा होगा
आम की बात करें, आपने आम नॉर्मली अभी चल भी रहा है, देख भी रहे होंगे। आम का गुदा कौन से रंग का होता है? पीला। इसका मतलब विटामिन ए इसमें पर्याप्त होता है। पपीता बिल्कुल सही है, इसमें भी गुदा पीला रंग का है तो विटामिन ए इसमें भी होता है। लेकिन बात कर रहा है सबसे अधिक, सर्वाधिक इन सभी फलों में संतरा है, ठीक है। संतरा आपने देखेंगे रोमिल होता है, इसकी गुदे की बात करें तो गुदा उस रंग का वाइट रंग का होता है, तो इसमें विटामिन, अर्थात ये वैसे भी सिट्रस फैमिली से संबंध है तो इसका में विटामिन का होगा सी। ए का यहाँ कोई सवाल ही पैदा नहीं है। केले की हम बात करें, केले में इस तरह का कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, विटामिन्स में इसमें वैसे भी क्या होते हैं? कम होते हैं। तो हमारे पास में दो फल आ चुके हैं, एक तो है आम और दूसरा पपीता। लेकिन दोनों में से सबसे ज़्यादा कौन है? तो ध्यान रखें बेटा, सबसे ज़्यादा होता है वो किसमें होता है? आम में। और आम के बाद में कौन सा होता है बेटा? पपीता। कौन सा होता है? पपीता। विशेष रूप से ध्यान रखें, आपको ये विशेष ध्यान रखना है। तो यदि दोनों ऑप्शन इस तरह के मिल जाए तो सबसे ज़्यादा कौन सा किसमें होगा? आम, और उसके बाद क्या होगा? पपीता। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? आम। तो ए ऑप्शन आपका क्या होगा बेटा? सही। तो ए। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्न में से एक बीजपत्री, अर्थात किसकी बात कर रहा है? मोनोकॉट। किसकी बात कर रहा है बेटा? मोनोकॉट। एक बीजपत्री है, क्या है? एक बीजपत्री है। निम्न में से ये विभिन्न प्रकार के फल हैं, इन फलों में से आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा मोनोकॉट है, एक बीजपत्री फल है। अब बेटा दुनिया में इतने फल हैं, ठीक है, जिससे आप रटते रटते कब आप अपने आप को ये पता नहीं चलेगा कि मैं क्या रट रहा हूँ, ठीक है, कि ये एक बीजपत्री, वो द्विबीजपत्री, ये ऐसा नहीं, ठीक है। इसके लिए मैं बहुत अच्छा आपको कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि एक अपन बात करते हैं मोनोकॉट। किसकी बात कर रहे हैं? मोनोकॉट। और एक इसके समतुल्य डाइकॉट, अर्थात एक बीजपत्री और कौन सा? द्विबीजपत्री। ये एक बीजपत्री हो गया और ये कौन सा हो गया? द्विबीजपत्री। अब मैं आपको द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री दोनों का आइडेंटिफाई, पहचान आपको बता रहा हूँ कि आप उसको कैसे पहचाने। ऐसे फल कोई सा भी देखें आप, कोई सा भी पेड़ देखे, दुनिया का कोई सा भी पेड़ देख लो, ठीक है, कोई सा भी फल देखो, ठीक है, ये कोई आपको ये बाउंडेशन नहीं साहब ये देखना है ये नहीं देखना, ऐसा नहीं। ऐसा पेड़ या फल जो ब्रांच्ड हो, क्या हो? ब्रांच। जैसे ये स्टेम, इससे ये ब्रांच निकली, ये ब्रांच निकली, ये ब्रांच निकली, ये ब्रांच, और इस ब्रांच से फिर सब ब्रांच, फिर सब ब्रांच, फिर सब ब्रांच। जैसे आपने देखा है, जैसे आपने नीम का पेड़ देखा है, स्टेम, उससे ब्रांच, फिर उससे दूसरी ब्रांच, फिर उससे तीसरी ब्रांच निकला है। तो इस तरह के पौधे जो आपको दिख जाए, ठीक है, चाहे वो फल में हो, चाहे वो किसी में भी हो सकते हैं, ट्री कोई सा भी हो सकता है। यदि इस तरह के आपको प्लांट कोई दिखता हो तो ध्यान रखें वो 100% कौन सा होगा बेटा? द्विबीजपत्री होगा। क्या होगा? द्विबीजपत्री, अर्थात उसको क्या बोलेंगे? डाइकॉट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? डाइकॉट। अब इसका उल्टा बता रहा हूं कि जिसमें, ठीक है, जो स्टेम होता है लेकिन उसमें ब्रांच नहीं निकलती, ठीक है, पत्ती की बात नहीं करा, ब्रांच, शाखाएं, ठीक है, स्टेम से शाखा निकलती है, फिर शाखा से सब शाखा निकलती है। तो जिसमें शाखा नहीं निकलती वो कौन सा हो गया बेटा? वो एक बीजपत्री होते हैं। क्या होते हैं? एक बीजपत्री। अब देखें, अंगूर में आपने देखा है बहुत सारी शाखाएं निकलती है, कौन सा हो गया? द्विबीजपत्री। चीकू बहुत सारी शाखाएं निकलती है, द्विबीजपत्री। लीची बहुत सारी शाखाएं निकलती, द्विबीजपत्री। आप इसको अच्छी तरह समझते होंगे। केला स्टेम है, स्टेम के बाद में लीफ निकलती है, ब्रांच नहीं निकलती, तो इसलिए निम्न में से कौन सा एक बीजपत्री बेटा? डी, अर्थात केला क्या है? मोनोकॉट। अर्थात बाकी सब क्या है? डाइकॉट, और केला क्या है? मोनोकॉट। ठीक है, कभी भी नहीं भूल सकते। यदि आपने इस कॉन्सेप्ट को याद रखा है, कोई सा भी फल के बारे में पूछ लें तो यदि आपको ये कॉन्सेप्ट याद है तो आपका आंसर तुरंत आ सकता है। तो आंसर हमारे पास क्या होगा? डी। ठीक है, आज अपन ने 2018 जेट का जो पेपर था उसका सॉल्यूशन में पार्ट फर्स्ट अर्थात केवल 20 क्वेश्चन को सोल्व किया है। इसके बाद में आपका 2018 का पार्ट सेकंड सोल्व करेंगे, वो 21 से लेकर कहाँ तक का होगा? 40। थैंक यू।